सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्डनेस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आईटीआई के फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और उस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चैनल में बनी हुई है, जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है 16 अप्रैल 2017 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर ट्रेड का है और आर्डनेस फैक्ट्री मेडाक का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आपको केवल एक ही लैंग्वेज में दिखाई देगा, लेकिन हमने क्या है बेहतर विजिबिलिटी और दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने के लिए यहाँ पर पीपीटी के फॉर्म में जो है नोट कर लिया है, तो वहाँ से डिस्कस करते हैं। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसके बाद जो है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि व्हाट डिफेक्ट अकर्स विथ व्हेन हाई करंट इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में उच्च करंट प्रयुक्त करने पर कौन सा एरर होता है, त्रुटि होती है। तो जब हम जो है हाई करंट का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, क्या स्लैग इंक्लूजन बनता है, या फिर ओवरलैप बनता है, अंडरकट बनता है, या फिर ब्लो होल। तो हमारा जो हाई करंट है, हाई करंट बिल्डिंग के समय यदि यूज करते हैं तो वहाँ पर अंडर कट बन जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट व्हाट टेम्परेचर इज हाई स्पीड स्टील टेम्पर्ड, यानी हाई स्पीड स्टील मटेरियल को किस टेम्परेचर पर टेम्पर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है 280 से 400, 550 से 600, 230 से 270 और 220 से 230 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जब टेम्परिंग क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई सारे छात्रों को जो है पता होगा, लेकिन कुछ छात्रों को नहीं पता होता है, तो हमको यहाँ पर सबको लेकर चलना है। तो देखिए टेम्परिंग होता क्या है कि जब हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं, तो हार्डनेस के साथ साथ उस मटेरियल पर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को जो डिक्रीज करना होता है तो उसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है टेम्परिंग। तो वही बोला गया है कि जब हम हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग करते हैं तो उसको किस टेम्परेचर पर करते हैं। तो हाई स्पीड स्टील को हम जो है 550 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस के रेंज में टेम्पर्ड करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज की सटीकता की जांच के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट करके रख लीजिए कि जब हमको स्लिप गेज की एक्यूरेसी चेक करना हो तो उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर, इंटरफेरोमीटर, स्पिरिट लेवल या फिर स्ट्रेट एज। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जब हमको स्लिप गेज की एक्यूरेसी को चेक करना होता है तो हम उसके लिए इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है 4 नंबर में कि विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग गेजेस, यानी लैपिंग गेज के लिए कौन सा अपघर्षक उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब हमको गेज की लैपिंग की बात की जाए तो हम किसका यूज करते हैं, बोरान कार्बाइड का। यहाँ पर बी ऑप्शन 4 नंबर का मिल जाता है, यही ऑप्शन
आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड एब्रेसिव का यूज जनरली हम किस में करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड वगैरह में यूज करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज जो है हम नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है। क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड व्हेन, यानी उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है जब, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जब क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज करेक्ट, क्या सामग्री का जब चुनाव सही है तब जब हम क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, या फिर इट इज़ फिट फॉर यूज, क्या यह उपयोग के लिए जब उपयुक्त होती है तब क्वालिटी डिटरमाइन होती है, या फिर इट्स शेप एंड डायमेंशन आर विद इन लिमिट, क्या इसकी आकृति और आयाम सीमाओं के भीतर है तब डिटरमाइन करते हैं, या फिर इट लुक्स वेरी गुड, क्या जब यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है तब इसकी क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन, इट इज फिट फॉर यूज, यानी जब यह उपयोग के लिए फिट होता है, उपयुक्त होता है, तभी इसकी जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं, सामग्री का चुनाव सही है तो इससे तो मतलब ही नहीं है। इट शेप एंड डायमेंशन आर विद इन लिमिट, क्या उसका आकृति और आयाम जो है जो उसकी लिमिट दी गई है उसके अंदर है तब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन की जाएगी। तो जी नहीं, उसका रीज़न है कि बहुत हम कहते हैं लिमिट के अंदर बना हुआ है, लेकिन जब वो उपयोग के लिए, यूज के लिए परफेक्ट है ही नहीं, फिट है ही नहीं, तो किस काम का। और बहुत अच्छा प्रतीत होता है तो इससे भी मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन इंडक्शन हार्डनिंग डेप्थ ऑफ हार्डनिंग फॉर हाई फ्रिक्वेंसी करंट इज, यानी प्रेरण कठोरण में, इंडक्शन हार्डनिंग में उच्च आवृत्ति विद्युत धारा के लिए कठोरण की गहराई क्या है, यानी जो है जब आप इंडक्शन हार्डनिंग से हार्ड करते हैं तो हार्डनिंग का डेप्थ क्या होता है, क्या 1.2 से लेकर 1.6 मिलीमीटर, या फिर 1.5 से 2 मिलीमीटर, 2 से लेकर 2.2 मिलीमीटर, या फिर 0.7 से लेकर 1 मिलीमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग के रिगार्डिंग, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 0.7 से लेकर 1 मिलीमीटर तक जो है इसकी डेप्थ होती है हार्डनिंग की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ए स्मॉल हेडलेस स्क्रू विथ ए कट स्लॉट फॉर स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड, यानी स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट कट वाला एक छोटा सिरा रहित स्क्रू कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रब स्क्रू, सॉरी सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू, या फिर स्टड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट कट वाला एक छोटा सिर रहित स्क्रू, यहाँ पर समझिएगा कि उसका हेड नहीं होता है लेकिन स्लॉट कटा होता है स्क्रू ड्राइवर के लिए। कहाँ पर कटा होता है, आपके स्क्रू में ही, ठीक है, उसका अलग से हेड नहीं होता, उसी स्क्रू में ही अलग से स्लॉट कटा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्रब स्क्रू। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 8 नंबर में बोला गया है कि सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल डिपेंड ऑन, यानी जो आपका स्पिरिट लेवल होता है तो उसकी संवेदनशीलता, सुग्राहिता जो है किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन मिल जाता है हाइट ऑफ इट्स बियरिंग सरफेस, क्या इसकी बियरिंग सतह की ऊंचाई पर, या फिर लेंथ ऑफ इट्स बियरिंग सरफेस, क्या इसकी बियरिंग सतह की लंबाई पर, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब, क्या बबल ट्यूब की वक्रता की रेडियस पर यानी त्रिज्या पर, या फिर विड्थ ऑफ मेजरिंग सरफेस यानी मापे जाने वाली सतह की चौड़ाई पर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी ऑप्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्यूब, ऑफ द बबल ट्यूब, यानी बबल ट्यूब की वक्रता पर, कर्व के मतलब रेडियस के कर्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये भी कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गियरिंग इज एक्सियली थ्रस्ट मिनिमाइज, यानी निम्नलिखित में से थोड़ा सा यहाँ पर निम्नलिखित गियरिंग में से किस में अच्छी प्रलोद को कम से कम किया जाता है? हेरिंग बोन गियरिंग, वर्म गियरिंग, एंगुलर गियरिंग या फिर बेबल गियरिंग? क्या राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का? बोला क्या गया है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के चला करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गियरिंग इज एक्सियली थ्रस्ट मिनिमाइज, यानी निम्नलिखित गियर में से किस में अच्छी थ्रस्ट जो पड़ता है उसको कम किया जाता है? तो किस में? क्या हेरिंग बोन गियर में, वर्म गियर में, एंगुलर गियर, बेबल गियर? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर, हेरिंग बोन गियर इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग लार्ज डायमीटर, यानी बड़े व्यास की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है स्नैप गेज, प्लग गेज, स्मॉल होल गेज या फिर टेलीस्कोपिक गेज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग लार्ज डायमीटर, यानी बड़े डायमीटर के जो है जांच करना है तो उसके लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। इसकी रेंज जो होती है वह 150 मिलीमीटर के आसपास होती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील जो मृदु इस्पात होता है उसके डेंसिटी पूछा गया है, घनत्व का। ये जो है आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितना होती है? 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर में क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग ड्रिलिंग प्रोसेस व्हाट इज द केस ऑफ वेरी स्लो ड्रिल पेनिट्रेशन एंड अबनॉर्मल और इरेगुलर नॉइज, यानी ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान ड्रिल प्रवेश के बहुत धीमा होने, यानी जो एंटर कर रहा है हमारे मटेरियल के अंदर, पेनिट्रेट कर रहा है वो बहुत धीमा है, और असामान्य या फिर अनियमित ध्वनि निकलने का कारण क्या है? यानी कहा जाए कि वो पेनिट्रेट कम कर रहा है और अनियमित टाइप का जो है इरेगुलर नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो किस रीजन की वजह से, क्या कारण है? ऑप्शन मिल जाता है लिप क्लियरेंस इज टू लार्ज, क्या हमारे लिप क्लियरेंस बहुत बड़े हैं, या फिर डल कटिंग एज, क्या कटाव एज जो है, कटिंग एज जो है वो डल हो चुके हैं, या फिर पॉइंट एंगल इज वेरी शार्प, क्या बिंदु कोण जो है पॉइंट एंगल कटिंग कोण बहुत धारदार है, या फिर रॉन्ग पॉइंट एंगल यानी गलत पॉइंट एंगल रखा गया है इस वजह से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? डल कटिंग एज। यदि उसका कटिंग एज ब्लंट है, डल है, तो धुंधला है, तो यहाँ पर आपका कटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, पेनिट्रेट सही तरीके से नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर गेटिंग बेटर फिनिश बाय टर्निंग, यानी टर्निंग के द्वारा बेहतर फिनिश पाने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? यानी सबसे उपयुक्त कथन आपको खोजना है जिसमें से आपको बेहतर फिनिश प्राप्त हो। ठीक है, अब ऑप्शन क्या मिल जाते हैं? इंक्रीज बोथ स्पीड एंड फीड, यानी कहा जाए तो फीड और स्पीड क्या दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारी सरफेस फिनिश अच्छी होगी? तो जी नहीं, यहाँ पर स्पीड और फीड दोनों को बढ़ा रहा है, तो फीड को नहीं बढ़ाना होता, स्पीड को बढ़ाना होता है। क्लियर? बी ऑप्शन में मिल जाता है डिक्रीज बोथ स्पीड एंड फीड, तो जब हम स्पीड को भी डिक्रीज कर देंगे तो वहाँ पर भी अच्छी सरफेस फिनिश नहीं आएगी। सी ऑप्शन में मिल जाता है इंक्रीज स्पीड एंड डिक्रीज फीड, तो जी हाँ,
यदि इंक्रीज मतलब स्पीड को बढ़ा दिया जाए और फीड को कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में सरफेस फिनिश अच्छी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो निकल के आएगा वह ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा 13 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है कि व्हाट इज द केस ऑफ इंक्लिनेशन इन ए होल आफ्टर ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिलिंग प्रचालन के प्रोसेस के बाद एक छेद में इंक्लिनेशन का क्या कारण है, झुकाव बना हुआ है। क्या फीड रेट इज वेरी हाई, क्या फीड दर बहुत अधिक रखी गई, या फिर ड्रिल इज नॉट इन अलाइनमेंट, क्या ड्रिल का संरेखण में नहीं है इस वजह से ये इंक्लिनेशन आया है झुकाव, या फिर सेटिंग ऑफ वर्क पीस इज लूज, क्या कार्यवस्तु की सेटिंग ढीला है, या फिर हाई रन आउट इन मशीन स्पिंडल, क्या मशीन स्पिंडल में बहुत ज़्यादा रन आउट है इस वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेटिंग ऑफ वर्क पीस इज लूज, यानी प्रॉपर तरीके से वर्क पीस की सेटिंग नहीं की गई, इस वजह से ढीला होने की वजह से वो क्या है इंक्लिनेशन आ गया, झुकाव आ गया। तो यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ इज द ड्रिल विथ फॉर सॉफ्ट मटेरियल आइडेंटिफाइड, यानी मृदु पदार्थों के लिए ड्रिलिंग की पहचान कैसे होती है, बाई हाई हेलिक्स एंगल, बाई चीजल एज एंगल, बाई लो हेलिक्स एंगल, या फिर बाई पॉइंट एंगल विच इज 90 डिग्री, क्या बिंदु कोण जो 90 डिग्री है इससे पहचान की जाएगी। तो जी नहीं, यहाँ पर जो पहचान की जाएगी बाई हाई हेलिक्स एंगल, उच्च हेलिक्स एंगल से, क्योंकि जब हाई हेलिक्स एंगल तभी रखा जाता है जब सॉफ्ट मटेरियल की जो है ड्रिलिंग करना होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच टूल वुस यूज्ड इज इन ड्रिल जिग परमिट कटिंग टूल इन ऑफ डिफरेंट डायमीटर, यानी ड्रिल जिग में प्रयुक्त तो कौन सा बुश विभिन्न व्यास वाले कटाव उपकरण को अनुमत करता है, यानी विभिन्न व्यास वाले जो है बुश के कटिंग के लिए अनुमत करता है। क्या वह लीनियर बुश है, फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश है, या फिर प्रेस फिट बुश है, या फिर रिन्यूएबल बुश स्लिप टाइप। तो यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि वाई शुड स्टील बी कूलेड स्लोली आफ्टर हीटिंग अप टू द रिक्वायर्ड हार्डनिंग टेम्परेचर, यानी एक आवश्यक कठोरण तापमान तक हीटिंग के बाद स्टील को ठंडा क्यों करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन मिल जाता है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि शुड स्टील बी कूलेड स्लोली आफ्टर हीटिंग अप टू रिक्वायर्ड हार्डनिंग टेम्परेचर, यानी जो हार्डनिंग टेम्परेचर है ठीक है वहाँ तक ले जाया गया, उसके बाद हीट करने के बाद उसको स्लोली जो है कूल किया गया, ठंडा किया गया। तो किसके वजह से ठंडा किया गया, क्या ऑप्शन मिल जाता है टू अवॉइड ड्रॉप इन स्केल, क्या पैमाने से गिरावट के लिए, या फिर टू फॉर्म हार्डन्ड स्ट्रक्चर, क्या कठोरण संरचना का निर्माण करने के लिए, या फिर यह मिल जाता है टू रिटर्न इट टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर, इसकी मूल संरचना में लौटने के लिए, या फिर इंड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक प्रतिबल को प्रेरित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो अलग बोल रहा है और हिंदी में देखेंगे तो अलग बोल रहा है। यहाँ पर हिंदी में बोल रहा है कि आवश्यक कठोरण तापमान तक हीटिंग के बाद स्टील को ठंडा क्यों करना चाहिए, केवल यहाँ पर ठंडा करने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि कूलेड स्लोली, यानी धीरे धीरे ठंडा करना है। तो धीरे धीरे हम नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग में करते हैं, बाकी हार्डनिंग में शीघ्रता से जो है उसको करते हैं। तो हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो टू फर्म हार्डन्ड स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हिंदी के अकॉर्डिंग टू फर्म हार्डन्ड स्ट्रक्चर, यानी कठोर संरचना का निर्माण करने के लिए उसको ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जर्मन सिल्वर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, जर्मन चांदी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो जो जर्मन सिल्वर होते हैं उनका जो है कॉइन्स में यूज किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा।
19 नंबर का क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ बोल्ट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड लोवरिंग इलेक्ट्रिक मोटर, यानी बिजली के मोटरों को उठाने और नीचे करने के लिए किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब बिजली की मोटर होती हैं उनको उठाने और नीचे करने के लिए, तो ऑप्शन मिल जाता है रैक फाउंडेशन बोल्ट, हुक बोल्ट, आई बोल्ट या फिर कॉलर बोल्ट। तो वहाँ पर आई बोल्ट का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ फिट यूज्ड इन द इनर रेस ऑफ द बियरिंग विद द शाफ्ट ड्यूरिंग अलाइनमेंट ऑफ बियरिंग, यानी बॉल बियरिंग के समायोजन के समय शाफ्ट के साथ बेयरिंग के आंतरिक रेस में किस प्रकार का फिट इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफियरेंस फिट जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपका 17 तारीख वाला फिटर ट्रेड का पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। सभी वीडियो को देख लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपका सभी कुछ क्लियर हुआ होगा इससे रिलेटेड। अभी भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।